हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 183 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करें। इससे पहले हम लोग 182 नंबर का जो वीडियो था उसमें 95 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत हो गया था। बहुत से दोस्तों ने कमेंट कर बताया है, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहिए। आप गलती ये ना देखा करें कि गलत होगा हम क्यों कमेंट करें। आपके एक कमेंट से एक गलती रुक सकती है, उसको अगले वीडियो में उसका शोधन किया जा सकता है, जिससे किसी भी दोस्त का हानि नहीं होगा। ठीक है। हर किताब में जो यूथ कंपटीशन वाला बुक है उसमें आपका जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है उसमें ऑप्शन जो दिया था लास्की दिया था, क्वेश्चन वहाँ से लिया गया था तो वहाँ लास्की दिया था। वो ऑथेंटिक बुक माना जाता है, इसलिए गलती हो गई थी वहाँ से और कुछ इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो इसका सभी दोस्तों ने अधिकांश और हम भी कुछ सर्च किए हैं तो कई जगह तो वो दिखा रहा था, लेकिन गूगल पे भी ऑथेंटिक नहीं होता है। वहाँ भी आपको देखेंगे तो कई चीज़ें दिखाता है। उसमें लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम आ रहा था, लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका भी नाम आ जाता है कहीं कहीं देखेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। ये बस दो ही में कन्फ्यूजन था, या महात्मा गांधी या लास्की। तो दोस्तों, इनका जो आंसर होगा महात्मा गांधी कर लेंगे, और दो सिक्कों का जो पहलू वाला था वो आपका लास्की का होगा। ठीक है। तो इसमें अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार अपने आप स्वयं ही मिल जाएंगे, यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये देखते रहिए कहीं त्रुटियां और आप लोग टेस्ट देते रहिए। ऑथेंटिक बुक पढ़िए, आप एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करिए, उसी को पढ़िए, और कुछ जो आपके गाबा के ओम प्रकाश गाबा है उनके बुक को पढ़िए, और जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। ठीक है। तो ये पढ़िए जैसे कि आपको गलती ना हो। गाइड में अधिकांश गलतियां मिलती रहती है, हम देख रहे हैं कि बहुत से गाइड, जितने गाइड हैं सब में गलतियां आ रही हैं। तो आप किताब पे ज़्यादा भरोसा करें, गाइड अधिकांश गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। वैसे हम हर क्वेश्चन को जांच परख कर ही लाते हैं, लेकिन कभी ना कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का 101 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 61वां, ऑप्शन बी है 62वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है 51वां। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, 42वां। 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा कि 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन सी है न्यायिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी है जनहित याचिका से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनहित याचिका से। आप ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जब राज्य के अन्य अंग अपने संवैधानिक कृत्यों को करने में अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाते हैं, तब न्यायिक सक्रियता इसको नियंत्रित करने के मन में विधि के शासन के लिए विश्वास पैदा करती है। मतलब क्या है? जो जनहित याचिका है दोस्तों, अगर कोई वैसा मैटर आता है न्यायालय के सामने जिसका कि वहाँ पे क्या है कि कोई उसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसका मतलब रिपोर्ट करने वाला है, न्यायालय तक नहीं पहुँच पा रहा है वैसा मामला किसी अन्य के तो जनहित याचिका के माध्यम से उसको सर्वोच्च न्यायालय अपने
अधिकार में ले सकता है उस बात को, ऐसा इसमें है। ठीक है, कि न्यायिक जो है वो खुद मामले को उठाएगा अपने, अगर उसके उसमें चला गया तो। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऑप्शन ए निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी है चयनित होता है, ऑप्शन सी है मनोनीत होता है, ऑप्शन डी नियुक्ति होता है। तो क्या होता है, उत्तर प्रदेश या किसी यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा उसका क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब उनका मतलब चुनाव हो जाता है तो उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यहाँ पे व्याख्या गया है, एक गलत है दोस्तों, व्याख्या आगे रहना चाहिए, यह अब हट नहीं पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जैसे अगर वास्तविक प्रधान देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है जब केंद्र की बात आती है, राज्य की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री होता है, और उस तरह देखें संवैधानिक प्रधान तो राज्यपाल होगा, और केंद्र में देखें तो वहाँ पे राष्ट्रपति होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, नियुक्त होता है, या किसी भी जगह का जो भी है स्टेट, आपके हर 28 स्टेटों में है जो, उनके भी मुख्यमंत्री नियुक्ति होते हैं। आगे चलते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की गई है। गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की गई है। किसके द्वारा गुट निरपेक्षता नीति की वकालत की गई है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। व्याख्या देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विशेष महत्व है। जो गुट निरपेक्षता है उसका विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावना को रोकना था। इस आंदोलन को खड़ा करने में जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो का अहम योगदान था। आगे चलते हैं, 105 नंबर देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो आंसर ए आपका सही होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय से राहत पा सकता है। जो अनुच्छेद 32 होता है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वो है। तो उसमें उसी को, जो अनुच्छेद 32 है उसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। व्याख्या देख लीजिए। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहाँ भी नियुक्ति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चुनाव नहीं होता है, चुनाव आपके सांसद का होता है, ठीक है। सांसद का चुनाव होता है, जो सांसद बनते हैं उन्हीं में से एक जो दल का नेता मानते हैं लोकसभा में, उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के पद पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी, ये बताना है। ऑप्शन ए है बर्क द्वारा, ऑप्शन बी है वेंथम द्वारा, ऑप्शन सी है मार्क द्वारा, ऑप्शन डी है हीगल द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बर्क द्वारा। तो राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है बर्क महोदय द्वारा। व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम वर्क द्वारा दी गई। समान विचारों वाले लोग जब तक संघ का निर्णय करते हैं तो धीरे धीरे राजनीतिक दल का निर्माण होता है। आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी है धन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक के संबंध में, और ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, साधारण विधेयक के संबंध में। भारत संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या देखिए। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण एक सदन द्वारा पारित एक दूसरे को भेजा जाता है तो कुछ परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्रपति यहाँ साधारण विधेयक होगा, ठीक है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है तो कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता तो दोस्तों राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और आंसर गलत करते हैं लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो किस संशोधन द्वारा आरक्षित किए गए ये बताना है। ऑप्शन ए है 70वें, ऑप्शन बी है 71वें, ऑप्शन सी है 73वें, ऑप्शन डी है 74वें। तो किस संशोधन द्वारा मतलब आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित हैं। जो सीटें हैं 50% आरक्षित है। कहाँ पे? बिहार और हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रित शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? एकात्मक सरकार में कानून बनाने की जो सत्ता है सतत रूप में एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कथन किसका है? एक किसने कहा है? ऑप्शन ए है फाइनर ने, ऑप्शन बी है गार्नर ने, ऑप्शन सी है बिलोवी ने, ऑप्शन डी है डायसी ने। तो एक कथन डायसी महोदय का है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। डायसी के अनुसार एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सत्र रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है क्योंकि टाइपिंग करने में गलत होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या भी। दोस्तों कुछ गलतियाँ हो जाती है, उस गलतियों के लिए सॉरी, तहे दिल से उसके लिए माफ़ी है।
और दोस्तों आप लोग बताते हैं, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, जिससे कि किसी और का अन्यथा गलत ना हो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जा रहा, होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हैं, सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो इतना नहीं है कि सब लोग बच्चे हैं, सभी लोग पीजीटी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी का। तो आपके पास क्वेश्चन जाता है और क्वेश्चन जिस पे संदेह हो उसका आंसर आप स्वयं ढूंढ लें कि इसका आंसर वास्तव में होता क्या है। दोस्तों हमेशा अपने पे ज़्यादा विश्वास करें, किसी अन्य पे, किसी भी टीचर पे उतना ना विश्वास करें जितना अपने आप पे करें। आप है, अपने आप खुद जानते हैं, पहचानते हैं अपने आप के, अपने क्षमता को, और अपने क्षमता को ज़्यादा पहले रखें और किसी के क्षमता को बाद में रखें। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे और जी जान से लगे होंगे। केबीएस एग्ज़ाम का जो है डेट आ चुका है, बहुत से लोगों का सीटी अलर्ट हो गया है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अपने एडमिट कार्ड को आज डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपका कब से है। 12 से लेकर 14 तक का डेट भी आ चुका है, तो ये सब है। तो इसके लिए आप लोग जी जान से लगे रहिए, एनसीईआरटी के बुक को ज़्यादा प्रीफर करिए, और अब कुछ दिन का टाइम बचा है तो आप क्या करिए, क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा करिए। तो दोस्तों शुभकामना के साथ कि आप लोग सक्सेस हो, जल्दी से सफलता सभी को मिले जितने लोग हैं परिवार में। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।